Hey guys, welcome to my channel, that is Vigyan Shrotalaya, and I am your mentor Shivani Chakravarti. सो बेसिकली आज मैं आपके सामने पार्ट 2 लेक्चर वीडियो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का लेके आ चुकी हूँ। और इसके पहले हमने बात की हुई थी पार्ट 1 पे ग्लाइकोलाइसिस के। आई होप आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो समझ में आ गया था। सो लास्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात की थी ग्लाइकोलाइसिस जैसे टॉपिक के ऊपर, जो हमारे बायोकेमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों के पार्ट्स में आते हैं। मैंने आपको बताया भी था और आई होप आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी। आज हम स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो 10 स्टेप्स जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात की हुई थी, उसके रिगार्ड्स हम बात करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बार आपको एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक्स लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आप में से जिन्होंने भी वो लेक्चर वीडियो नहीं देखा था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू भी आप उस वीडियो पे विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने क्लास को आगे बढ़ाती हूँ। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मेटाबॉलिक पाथवे, डैट मीन्स कि ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों रिएक्शंस काम करते हैं। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म क्या होता है उसके बारे में हमने बात कर ली हुई थी, और साथ ही साथ ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन और ग्लाइकोलाइसिस जैसे प्रोसेस में क्या प्रोडक्ट बनता है उस पर भी हमने बात की हुई थी, राइट। एंड देन हमने स्टेप्स के बारे में बात की हुई थी, जिस स्टेप्स के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और इन स्टेप्स में हमने आपको बताया था कि इस टोटल 10 स्टेप्स को 2 डिवीज़न में मतलब 2 भागों में बांटा गया है, 1 to 5 एंड 6 to 10, जिसमें फर्स्ट जो 1 to 5 स्टेप था, 1 2 3 4 एंड 5 जो स्टेप था उसको हमने प्रिपेटरी फेज़ या एनर्जी रिलीजिंग, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज की हो जा रही थी। ठीक है, एटीपी का यूटिलाइजेशन हो जा रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको प्रिपेटरी और एनर्जी फेज़ कहा, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा था। ठीक है, एंड सेकेंड जो 6 to 10 नंबर ऑफ फेज़ था उसको पे ऑफ फेज़ या एनर्जी जनरेटिंग और गेनिंग फेज़ हमने कहा था। लोकेशंस के बारे में बात की हुई थी, कंडीशंस के बारे में हमने बात की थी, और पायरुवेट का फेट कहाँ कहाँ होता है वो 3 फेटों पे, जिसमें से हमने बताया था कि पहला लैक्टिक का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम, और तीसरा आपका फर्मेंटेशन, ठीक है, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के दौरान, जो कि पायरुवेट के द्वारा होता है, जो कि एक इंटरचेन इंटरकनेक्टिंग लिंक का काम करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे हमने बात कर ली हुई थी, और हमारा कंक्लूजन भी जो था वो भी हमने देख लिया हुआ था, राइट। सो चलिए आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के उन्हीं सारे 10 स्टेप्स के बारे में बहुत ही अच्छे से। जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि जब भी आप मेरा लेक्चर वीडियो देखा करें, आप एक नोटबुक पेन लेके बैठा करिए। जहाँ जहाँ जो चीज़ें जैसे मैं समझा रही हूँ उसको बहुत इजी वे में मेरी कोशिश रहेगी समझाने की, और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। फिर भी अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप वीडियो को पॉज करके 1 से 2 बार रन करके, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, रन करके आप देख सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो सकती है। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को जो इस टॉपिक को बहुत लाइटली लेते हैं, या जिनको ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटिव लगती है, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो जैसा मैं आपसे बात क्या कर रही थी कि ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको 1 to 5 और 6 to 10 डिवीज़न में आपको बताया था। 2 फेजेस थे, एक आपका प्रिपेटरी फेज़ था, एक आपका पे ऑफ फेज़ था, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अपने स्क्रीन पे कि कुछ 10 स्टेप्स देखने को आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ये स्टेप्स में सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपको देखने को मिल रहा है, जस्ट अ मिनट, ओके, ये सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है ग्लूकोज। ठीक है, सो ग्लूकोज हमारे ग्लाइकोलाइसिस जैसे पाथवे का फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, फर्स्ट फैक्टर होता है जो ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करता है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है वो आपका कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, है ना। सो पर्टिकुलर यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो पहला बंदा है, आप इसको ग्लूकोज के फॉर्म में देख सकते हो। सो ग्लूकोज जैसा जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, राइट। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ,
ओके। तो आप देख सकते हो कि ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। बहुत स्लोली मैं पढ़ा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ, अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस पाथवे का जो पहला प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज आपका किस में चेंज हो जाता है, ये ग्लूकोज आपका चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ पे पर हर एक स्टेप्स में 10 स्टेप्स होते हैं, और 10 स्टेप्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एंजाइम्स नज़र आएंगे। ये एंजाइम्स, जिसको हम हिंदी में वीकर कहते हैं, इस एंजाइम्स का रोल आपको देखने को मिल जाता है कि ये एंजाइम्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे प्रोडक्ट्स में चेंज करने का काम करती है या ब्रेक डाउन करने का काम करती है, राइट। तो यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है हेक्सोज काइनेज। हेक्सोज भी आपका यहाँ पे ग्लूकोज है, 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, ठीक है ना। तो हेक्सोज काइनेज जो है, ये एंजाइम्स आपका जो पहला प्रोडक्ट है ग्लूकोज, उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो काइनेज होता है ना, ये काइनेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि ये पर्टिकुलर कुछ सबस्ट्रेट को ऐड करता है। दैट मीन्स कि ये फॉस्फेट को ऐड करते हैं, और फॉस्फेट को ऐड करने के लिए इनको कुछ सबस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6 नंबर पे हेक्सोकाइनेज ने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो उसको ऐड करने का काम हेक्सोकाइनेज एंजाइम कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए ये क्या करता है, एक एटीपी का यूज़ करता है, जो आपको देखने को मिल रहा है। एटीपी को ये एडीपी में कन्वर्ट कर देता है, एटीपी को ये एडीपी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक एटीपी का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है एडीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे इसके साथ साथ एक और चीज़ का यूज़ करता है काइनेज, वो है आपका मैग्नीशियम आयन, ठीक है ना, वो है आपका मैग्नीशियम आयन। सो पर्टिकुलर आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि पहला जो स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप है। पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप ये हुआ कि ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और उसके पीछे किस एंजाइम्स का रोल था, हेक्सोकाइनेज का, ठीक है। और हेक्सोकाइनेज जो है यहाँ पे जब ये पर्टिकुलर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी यहाँ पे फॉस्फेट को 6 नंबर पे ऐड कर रहा है, तो एटीपी का यूज़ कर रहा है एडीपी के फॉर्म में, और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको क्या देखने को मिल जाता है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या देखने को मिल जाता है कि अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब भी आप ऐसा कुछ एरो देखते हो तो आप समझ जाओ कि रिवर्सिबल, जो चीज़ें फिर से रिवर्स करके आ सकती हैं, ठीक है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट अभी बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम सामने आ रहा है, वो एंजाइम आपका क्या हो जा रहा है, उस एंजाइम का नाम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उस एंजाइम का नाम है यहाँ पे फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, ठीक है। आइसोमरेज, दैट मीन्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्लूकोज के पास भी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, फ्रक्टोज के पास भी, तो जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों के पास सेम कार्बन कंपाउंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों एक दूसरे के आइसोमरेज हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के आइसोमरेज हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो एंजाइम्स यूज़ हो रहा है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको देखने को क्या मिला कि अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो चुका है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और उसके पीछे फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज जैसे एंजाइम्स का रोल हो रहा है। तो ये आपका सेकेंड स्टेप भी यहाँ पे फिनिश हुआ ग्लाइकोलिसिस का। ओके, आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपको फ्रक्टोज 6 देखने को मिल रहा है, अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जिस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो रहा है वो आपका है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट। ठीक है ना, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज फर्स्ट की मदद से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, मतलब कि फ्रक्टोज के पास 6 पोजीशन में अभी तक आपको देखने को मिल रहा था, 6 पोजीशन में फ्रक्टोज फॉस्फेट ग्रुप था, लेकिन अब एक नंबर पे न्यू पोजीशन पे भी ये ऐड हो गया। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक एटीपी मॉलिक्यूल देख सकते हैं आप, एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है, एटीपी एडीपी में फॉर्म कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आ गया? तो ये तीसरा स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। एंजाइम क्या था? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ स्टेप में। अब फोर्थ स्टेप में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है ये अब चेंज हो जाएगा, आपको देखने को मिल रहा है ग्लैप, GLAP। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर आप कह सकते हो इसको, ये हमारा प्रोडक्ट है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। ठीक है ना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है ये चेंज होगा पहले ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, एज वेल एज आप इसको डैफ बोल सकते हो, आप इसको क्या बोल सकते हो? डैफ बोल सकते हो। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्या बोल सकते हो? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, आप इसको ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट मैंने क्या बोला कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको डैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। ट्विस्ट क्या है इस स्टेप में? ये फोर्थ स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है। इस स्टेप में क्या देखने को मिलता है? इस स्टेप में देखने को मिलता है कि जो एंजाइम इसको चेंज कर रहा है वो एंजाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एल्डोलेज। राइट, एल्डोलेज एंजाइम्स की हेल्प से यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहा है। 2 प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं, आप खुद देख सकते हो। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दे रही हूँ। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है, एक आपका मिल रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक आपको क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है डैप मिल रहा है कि नहीं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग है और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। राइट, तो ये दोनों प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन ट्विस्ट क्या है, चेंजिंग क्या है यहाँ पे? चेंजिंग ये हो रहा है कि सबसे पहले ये ग्लिसरल्डिहाइड जो है यहाँ से जब मूव करेगा तो ये क्या करेगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कंपाउंड में चेंज होगा पहले, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होता है कि ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो डैप है ग्लिसरल्डिहाइड, ये ग्लिसरल्डिहाइड पुराने वाले ग्लिसरल्डिहाइड के साथ क्या करेगा? एक साथ होके आगे के स्टेप में मूव कर जाएगा। इसीलिए आपको आगे देखने को मिल रहा है, आगे क्या बन रहा है? 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है ना, 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर आपको देखने को ये भी मिल रहा है कि ये नेक्स्ट स्टेप में जो अब देखने को मिल रहा है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट्स, इसी की वजह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर NAD आयन, ठीक है ना, NAD आयन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स NAD आयन के जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2 NADH आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब 2 NADH में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसके पीछे जिस एंजाइम का हाथ है वो आपके हो गए ग्लिसरल्डिहाइड हाइड्रोलेज। ठीक है ना, हाइड्रोजिनेज नहीं, हाइड्रोजिनेज जैसा, ग्लिसरल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज जैसा एंजाइम आपको देखने को यहाँ देखिए मिल रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप पे अब क्या होगा? अब ये पर्टिकुलर चेंज हो जाएगा 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट्स, अब जो कि चेंज हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट्स में, और इसको कौन चेंज करेगा? फिर काइनेज जैसे बंदा आ गया, और काइनेज का काम मैंने आपको बोला था कि काइनेज का काम होता है पर्टिकुलर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, ATP का प्रोडक्शन करना। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर ये क्या करता है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये एंजाइम 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट्स को 3 फॉस्फोग्लिसरेट्स में कन्वर्ट करेगा। ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है,
है। यहाँ पे पर्टिकुलर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे 2 ADP देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ADP ATP में। अभी तक आपको क्या देखने को मिल रहा था, अभी तक आपको देखने को मिल रहा था कि ATP यहाँ पर्टिकुलर स्टेप में आपको देखने को मिल रहा था कि ATP लॉस हो रहा था, ATP यूटिलाइज हो रहा था। मैंने बोला था ना कि 1 से लेके 5th स्टेप तक प्रिपेटरी फेज होता है, ATP रिलीज होता है, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा था ATP वहाँ तक, यहाँ तक के प्रोसेस में आपको देखने को मिला कि ATP यहाँ पे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। ATP का यूटिलाइज, जो ATP को क्या किया जा रहा था, ATP को रिलीज़ किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो आपको देखने को मिल रहा है इस स्टेप में, जो आपको 6 नंबर के स्टेप में देखने को जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि पर्टिकुलर यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 ATP में कन्वर्ट हो रहा है। और हमेशा याद रखिए जहाँ पे भी ATP का प्रोडक्शन होता है उस पाथवे को हम सबस्ट्रेट लेबल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेबल फॉस्फोराइलेशन, SLP, ठीक है। जहाँ जहाँ भी आपको ATP का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा वहाँ पे आप कहोगे कि ये आपका कौन सा पाथवे शो कर रहा है, सबस्ट्रेट लेबल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब क्या होगा, अब हमारा ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट्स चेंज हो जाएगा आपके फॉस्फोग्लिसरेट्स म्यूटेज एंजाइम्स, इसको म्यूटेज एंजाइम्स भी कह सकते हैं आप। इस एंजाइम्स की मदद से ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट्स में, ठीक है ना। और यहाँ पर्टिकुलर देखने को मिल रहा है कि किसी भी तरह का ATP का प्रोडक्शन, मतलब ATP प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है, यूज़ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको देखने को मिलेगा कि अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट्स एनोलेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोएनोल पाइरुवेट में, ठीक है। और पर्टिकुलर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फिर लास्ट पाइरुवेट काइनेज की मदद से पाइरुवेट में, जो कि लास्ट 10 स्टेप है। अब देखिए लास्ट स्टेप में भी आपको देखने को मिल रहा है ATP प्रोड्यूस हो रहा है, 2 ATP में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। तो पर्टिकुलर इस स्टेप, इस पाथवे को भी तो हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कह सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो ATP का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर ये भी काइनेज की मदद से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको काइनेज मिला। जहाँ जहाँ आपको काइनेज मिला आपको देखने को मिल गया कि पर्टिकुलर एक जगह पे, देखिए जैसे इस जगह पे आपको देखने को मिला फर्स्ट, जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, वहाँ पे ATP में यूटिलाइज हुआ। लेकिन और दोनों जगह पे आपको ATP में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल गया, ठीक है। ये भी एक रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, अभी तक का जो सारा प्रोसेस था वो इरिवर्सिबल था, लेकिन लास्ट में पाइरुवेट फिर नहीं इरिवर्सिबल नहीं कर सकता। पाइरुवेट बनने के बाद वो चीज़ें फिर से रिटर्न नहीं जा सकती, वो रिटर्न नहीं कर सकती, रिवर्स नहीं कर सकती, इसलिए हम इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको इसको रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। अभी तक हमने रिवर्सिबल प्रोसेस देखा, ठीक है। सो पर्टिकुलर यहाँ पे आपने 10 स्टेप्स देखा, 10 स्टेप्स देखा कि नहीं। ये 10 स्टेप आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, और बेसिक अगर आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपने बेसिक क्लासेस वाली वीडियो हमारी देखी होगी, तो आपको ये सारे स्टेप्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये पूरा 10 स्टेप्स है, जिसमें से आप स्टेप के नंबर्स भी डाल सकते हो। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। जिसमें से आप 1 से लेके 5 तक में देख सकते हो कि पूरा आपका प्रिपेटरी फेज़ है, ठीक है। और 6 to 10 आपका पे ऑफ फेज़ है, ठीक। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर आ गई होंगी, ओके। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा होने वाला है बैलेंस शीट पे, एनर्जी बैलेंस शीट पे, कि कहाँ कहाँ कितना ATP और लॉस हुआ, मेरे पूरे टोटल प्रोसेस में कितना हमने ATP को लॉस किया, कितना गेन किया। और इसके अलावा NAD हमको देखने को मिल रहा था ना कि NADH का भी फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ हो रहा था, तो कितने NADH का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो उसको हम बैलेंस शीट के फॉर्म में देख सकते हैं। तो मैंने एक शॉर्टकट व्यू में यहाँ पे बताया हुआ है, आई होप आपको समझ में आ जाए। जैसे सबसे पहले आप देखने को मिल रहा था कि एक स्टेप था फर्स्ट पाथवे में, हेक्सोकाइनेज, जहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा था, वहाँ पे एक ATP का आपने क्या किया, यूज़ कर लिया,
ठीक है ना, आपने एक एटीपी का यूज़ कर लिया, मतलब आपका एटीपी यहाँ पे लॉस हो रहा है, गेन तो हो नहीं रहा है, आपके पास जो बचा हुआ था आपने उस बचे हुए पैसे का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो जब आप यूज़ कर ले रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, आपको गेन तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे कितने एटीपी का यहाँ पे कितने एटीपी का आपको फर्स्ट स्टेप में कितने एटीपी का लॉस हुआ, इसलिए मैंने -1 लिखा हुआ है कि आपको समझ में आ सके कि यहाँ पे एटीपी का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला 1 एटीपी का लॉस हुआ, ठीक। फिर आपको एक स्टेप में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम देखने को मिला था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला था, यहाँ पे भी आपका एटीपी लॉस हो रहा था, यहाँ पे एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा था, एटीपी लॉस हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे एटीपी लॉस हो रहा था कि नहीं। तो ये एंजाइम को मैंने शॉर्टकट में मैंने लिखा है, आप इसको शॉर्टकट में PFK भी बोल सकते हो, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे कितना एटीपी का लॉस हुआ, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर यहाँ पे भी 1 एटीपी का लॉस मिला, ठीक। नेक्स्ट पाथवे में आपको क्या देखने को मिला, 5th पाथवे में आपको जहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का यूज़ हो रहा था, जैसा प्रोडक्ट बन रहा था, वहाँ पे आपको देखने को मिला कि वहाँ पे 2NADH का फॉर्मेशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। चलते हैं, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप ये इस स्टेप में देखिए 2NAD और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कि 2 मॉलिक्यूल्स आपके किस में कन्वर्ट हो रहे थे, क्या फॉर्म कर रहे थे, 2NADH आयन का फॉर्मेशन कर रहे थे, है ना। और एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा था, एंजाइम यूज़ हो रहा था आपका ग्लैप हाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की मदद से ये हो रहा था। ये चीज़ें यहाँ पे मैंने वही चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव मैंने इसीलिए लिखा कि यहाँ पे 2NADH का आपको गेन देखने को मिला, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखने को मिला फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम्स, जो कि 2 ATP का फॉर्मेशन कर रहा था, यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रहा था। फिर से हम पीछे चलते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हो रहा था नहीं, यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रहा था, 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ। पहले हमको क्या मिला, हमको 2 जगह पे लॉस मिला, 2 जगह ATP का लॉस मिला, एक ATP का लॉस मिला, माइनस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब गेन, ठीक है। और लास्ट आपको देखने को मिल रहा है, लास्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी आपको गेन मिला, 2 ATP का गेन यहाँ मिला, 2 ATP का गेन यहाँ मिला, और 1 ATP का लॉस यहाँ मिला, 1 ATP का लॉस यहाँ मिला, ठीक है। तो टोटल देख लीजिए यहाँ पे टोटल आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये इस जगह पे 2 ATP का गेन, इस जगह पे 2 ATP का गेन, तो टोटल 2 ATP लॉस हुआ आपका, ठीक है। और कितना 4 ATP गेन हुआ और 2 NADPH गेन हुआ, यही हुआ। इस पूरे 10 स्टेप्स में हमको देखने को मिला कि 2 ATP लॉस, 4 ATP गेन और 2 NADPH गेन, यही देखने को मिला। चलिए देखते हैं, तो टोटल आपके 2 ATP लॉस हुए, राइट, यही बोला मैंने अभी कुछ देर में कि 2 ATP आपका क्या हो गया, यहाँ पे गेन हो गया, ये छिप जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 2 ATP यहाँ पे, 2 ATP आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप में -2 ATP है, मतलब लॉस हो रहा है, तो -2 ATP, ठीक है, -2 ATP। फिर टोटल कितना ATP हमने अभी पीछे देखा, कितना गेन हुआ, 2 ATP गेन हुआ था लास्ट में, टोटल 4। तो अगर आप माइनस कर दो, ये 4 में से 2 को माइनस कर दो, तो आपके पास कितने ATP हो गए, टोटल 2 ATP हो गए, ठीक है। NADH कितना मिला आपको, 2 NADH मिला, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH 2.5 ATP के बराबर होता है, इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि एक NADH मॉलिक्यूल जो होता है 2.5 ATP के इक्वल होता है। तो आपको कितना NADP गेन हुआ था, 2 NADPH गेन हुआ था, राइट। तो टोटल कितना ATP आपको हो जाएगा, 2.5, तो टोटल कितना हो गया, 5 ATP। पहले आपके पास कितना ATP बचा था, 2 ATP, ठीक।
अब आपके पास कितना एटीपी हुआ 5, टोटल 5 एंड 2 कितना हो गया आपका 7। तो पूरा टोटल ग्लाइकोलिसिस में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने एटीपी का प्रोडक्शन हुआ तो आप क्या कहोगे 7। ठीक है, अगर लॉस पूछ रहा है तो -2, गेन पूछ रहा है तो +4, और ये जो 5 एटीपी आया वो किससे आया जब आपने NADH को तोड़ दिया, क्योंकि 1 NADH कितने एटीपी के इक्वल होता है 2.5 के। तो आई होप आपको ये पूरा नेट बैलेंस समझ में आ गया, कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है टोटल, कितने का लॉस हो रहा है, कितने NADH बन रहा है। तो ये इससे क्वेश्चंस आपसे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि पहली बार में देखने में आपको जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ग्लाइकोलिसिस तो बहुत टफ लगता है, लेकिन आई होप आपको अब कोई टफनेस जैसी चीज़ें लग नहीं रही होंगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ गई होंगी। अगर अभी भी नहीं आई तो आप फिर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था ग्लाइकोलिसिस पाथवे का, मैंने जो कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में बनाया हुआ है। अगर आप में से किसी ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को जाके देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, नहीं तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।